भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट अनाउंस किया है, जो शुरुआती 2 चरण हैं उसको लेके, और 107 कैंडिडेट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो चुनाव है, ये कहीं न कहीं इसमें जो दलित तबका है, ओबीसी तबका है, एक बार फिर से इतना महत्वपूर्ण होके उभरा है, जिसको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 107 कैंडिडेट की लिस्ट घोषित की है, इसमें पहले और दूसरे चरण की सीटें हैं और इसमें से 44 सीटें ओबीसी को दी गई हैं टिकटें और 19 सीटों पर दलित कैंडिडेट को उतारा गया है। और जो 107 सीटें हैं, अगर उसको हम डिवाइड करें तो ये तकरीबन 60% सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि वो 60% लोगों को उसने एससी और एसटी ओबीसी को, मतलब बहुजन समाज को टिकटें दी हैं, प्रतिनिधित्व दिया है। क्या भाजपा और भारतीय जनता पार्टी यह भी कह के प्रचारित कर रही है और मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है कि कल्याण सिंह ने जो फॉर्मूला अपनाया था 91 में, या फिर यूपी का इंचार्ज रहने के दौरान अमित शाह ने जो फॉर्मूला अपनाया था बीजेपी पर, फिर से उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। क्या इसका फर्क पड़ेगा जमीन पे? हमारे साथ है इस चर्चा में सतीश प्रकाश जी और लक्ष्मण यादव जी। दोनों लोग सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक समझते हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुजन समाज की राजनीति और बहुजन समाज की जो मनोदशा है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके बीच में रहते हैं। सतीश जी, जाति अहम हो गई है और सारा खेल जातियों का दिख रहा है। हम माने या ना माने, कितनी भी विकास की बातें करें, आखिर में भारतीय राजनीति आके जाति की सुई पे अटक जाती है। अभी भी वही खेल हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि हमने इतने लोगों को ओबीसी को टिकट दिया, इतने एससी को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी इस मुगालते में है कि हमारे पास इतने ओबीसी लोग आ गए नेता छोड़ के, बीजेपी से इतने एससी आ गए तो हम लीड कर लेंगे। यहाँ पे 3 चीजें हैं मुख्य रूप से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका नेतृत्व सवर्ण वर्ग के हाथ में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसका नेतृत्व पिछड़े वर्ग के हाथ में है। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसका नेतृत्व एक दलित समाज के हाथ में। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं दलितों को, पिछड़ों को, जबकि सपा में जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो पिछड़ा है। दलित बीएसपी में जो शीर्ष पे बैठा हुआ नेतृत्व है वो दलित है। ऐसे में दलितों को और पिछड़ों को किस तरीके से इस चुनाव को देखना चाहिए? क्या उन्हें भागीदारी चाहिए या सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, देखिए अशोक जी, आपने जो कहा सच्चाई तो यही है कि देखिए मुद्दा यहां नहीं है। देखिए मैं 2 चीजों से आपकी बात शुरुआत करूं। पहले आपने जाति की बात की। हम जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं, हम बड़े भोले भाले होते हैं और कि हमारे जो बहुजन मूवमेंट है उसकी शुरुआत जाति व्यवस्था को खत्म करने से है। वो जाति व्यवस्था को मिटाना चाहता है, उसके तमाम जो सामाजिक आंदोलन है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जातिवादी होने का आरोप आम तौर पर उन वर्गों के ऊपर लगता है कि जो जाति मिटाना चाहते हैं। अब राजनीति में जाति, देखिए भारतीय समाज में आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां जाति ना हो। और देखिए अगर आप तमाम जीवन जाति की तख्ती गले में डाल करके जातिवादी होने का आरोप जिनके गले में जाति की तख्ती ना हो या जिन्होंने हटा के फेंक दी हो उनके ऊपर लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और देखिए अगर भारतीय राजनीति में जाति दिखाई देती है तो बहुजन मूवमेंट को इससे बचने की जरूरत नहीं है। हमने जाति मिटाने की भरपूर कोशिश करी और जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं उनके मिटाने से जाति नहीं मिटेगी। जाति तब मिटेगी जो जातीय व्यवस्था के अपर पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, जब तक वो जाति नहीं छोड़ेगा तब तक जाति नहीं खत्म होगी। रही राजनीति में जाति की बात, ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान्यवर काशीराम जी ने जब इस व्यवस्था को देखा तो बाबा साहब ने और तमाम उनसे पहले जो दलित वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी तमाम कोशिश की जाति खत्म हो जाए। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने क्या किया कि भाई जाति हमारे कहने से तो खत्म हो नहीं रही, तो हम जाति को ही ताकत बना लेते हैं। और ये जातीय रिप्रेजेंटेशन अगर आता है, किसी भी दल में आता है, ये बहुत बेहतर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। रही लक्ष्मण जी ने जो बात जी लक्ष्मण जी ने एक बात जरूर कही है, मैं उसमें और थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं लखनऊ से होकर के जाता है। देखिए भारत में उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग, जो एससी वर्ग, जो अल्पसंख्यक या जो भी आपका जो बहुसंख्यक वर्ग है,
उनकी बहुत बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। और एक मायने में और कि उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो सामाजिक रूप से बहुत जागरूक। अब इस उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी को यह मालूम है जी कि उत्तर मतलब भारत की राजनीति का अगर रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, तो ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं इन बहुसंख्यकों के घर के आंगन के दौर से गुजरती है, जहां अगर इनके घरों से होकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति गुजरेगी तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। जी और जी देखिए आज जी देखिए, ये सच है कि बीजेपी चाहती यही थी कि वो आस्था को मुद्दा बनाए, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं उसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की भरपूर कोशिश करी। वो चाहती थी, देखिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुकोणीय इलेक्शन हो। वो हमेशा नेक टू नेक डुअल नेचर इलेक्शन चाहती है, एक वो हो और एक बाकी कोई और हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे जो बेहतर नजर आया कि अगर बीजेपी इलेक्शन में है तो आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन में है। आम आदमी पार्टी को मैं बहुत बड़ी ताकत नहीं मानता, लेकिन अगर वो किसी ना किसी वर्ग को, एक निश्चित वर्ग है जो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर है, उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। और कांग्रेस भी बिना गठबंधन के अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो निश्चित रूप से ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट है। क्योंकि आमतौर पर यह भी देखने में गया है कि जब भी कोई राजनीतिक दल कांग्रेस से गठबंधन करता है तो कांग्रेस का जो मूल वोटर है, जो अपर कास्ट वोटर है, जहां उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है वहां तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देता है, और जहां कांग्रेस के अलायंस का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट चला जाता है। जी तो जी 400 जी लक्ष्मण जी, मैं इसी सवाल को आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कैसे देखना चाहिए बहुजन समाज को इस चुनाव को? एक तरफ उनके हाथ में खुद सत्ता आ सकती है, दूसरी तरफ वो सत्ता के भीतर रह सकते हैं या फिर भागीदार बन सकते हैं। उनको भागीदार बनने के लिए इलेक्शन करना चाहिए, वोट करना चाहिए, या फिर सत्ता की सीट्स में आने के लिए? अशोक जी, सच बात यह है कि इस आपके सवाल का दो जवाब नहीं, एक ही जवाब है कि सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही है कि इस देश के सबसे वंचित, शोषित, बना दिए गए लोगों के हाथ में जब इस देश की सत्ता की बागडोर होगी तो वो ज्यादा बेहतर मुल्क चलाएंगे। इसकी वानगी मैं अक्सर याद करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा के मुखिया के तौर पर, अगुआ के तौर पर होना एक ऐसे दस्तावेज का होना है कि जिसमें आप आइडिया ऑफ इंडिया को खोज सकते हैं और आज भी उसे याद करते हैं। आज जो चुनाव की स्थितियां हैं, आज जो राजनीति की स्थितियां हैं, उसमें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां धीरे धीरे लंबे संघर्ष के बाद दलित ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने अपनी वह जगह बनाई है जिसके चलते एक दबाव काम करता है। अगर जो या तो उन्होंने अपने दल बनाए हैं, अपने सवाल खड़े किए हैं, हिस्सेदारी के सवाल खड़े किए हैं, अपने लिए न्याय की लड़ाइयां लड़ी हैं, और उसने इस देश को एक मुकम्मल बनाने में भूमिका निभाई। दूसरी तरफ अभी भी एक संरचना हूबहू ऐसी ही है जिसका नेतृत्व इस देश के उन लोगों के पास है जो सदियों से सत्ता में रहे हैं। आज भी उनके पास उन पार्टियों की सत्ता है। डॉक्टर लोहिया अक्सर कहते थे कि भाई इस देश में एक आध दो पार्टी छोड़ दिए तो चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, सारी तो एक ही जाति के लोगों का है। हालांकि बाद में कुछ समाजवादी नेता ऐसे भी हुए जो खुद डॉक्टर लोहिया के ऊपर भी ये सवाल उठाते रहे, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा। तो एक बड़ी बड़ी लंबी यात्रा रही है। इस यात्रा में अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे आदर्श स्थिति यही है कि जिसकी जितनी संख्या में उसकी इतनी हिस्सेदारी एक नारा ही नहीं है। यह एक सवाल ये है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हो, या डीएमएलटी बनना हो, वकील बनना हो, या एक सूबा या राष्ट्र को चलाना हो, अब इतने काबिल दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं जिन्हें आगे आकर के वो नेतृत्व लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे आदर्श स्थिति यही है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं अशोक जी कि यह एक वैचारिक लड़ाई भी है। इसमें केवल सत्ता की भागीदारी का सवाल नहीं है। सत्ता की भागीदारी तो 2014 में एक ओबीसी प्रधानमंत्री ने, जिसने खुद ही अपनी जाति बताई, उसने हासिल की। राष्ट्रपति बनाने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उनकी जाति। अभी गोरखपुर में जाकर के खिचड़ी मनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि दलित भाई के साथ बैठ के खाना खा रहे। ये वाली हिस्सेदारी मुझे थोड़ा असहज करती है। ज्यादा अच्छी हिस्सेदारी वो हो जहां आप निर्णय ले सकते हैं।
जी, जहां तो आप अपने हक हकूक के लिए बोल जी, सकते इसमें एक सवाल ये आता है लक्ष्मण जी, मैं आप ही से पूछूँगा कि 2 तरह की जैसे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर तमाम तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं कि बीजेपी वो कोशिश कर रही है कि जो गठबंधन जातियों का कल्याण सिंह ने बनाया था या फिर जो अमित शाह ने बनाया था, उसको लेके आने के लिए। तो यहाँ पे 2 तरह की बातें आती हैं। एक तरफ तो बहुजन समाज का वो तबका है जो लोहियावादी है, जो समाजवाद में यकीन रखता है, जो अम्बेडकरवाद को मानता है, जिसने कांशीराम जी को भी पढ़ा है। दूसरी तरफ वो है जो धर्म के साथ खड़ा है, मंदिर के साथ खड़ा है। तो इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है अशोक जी, और असल में यही चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने जो पिछले जवाब के आखिर में जो बात कही थी ना, वहीं से फिर इसको जोड़ देता हूँ। हुँ, अगर यह लड़ाई केवल जातियों की नहीं, यह लड़ाई अगर विचारधारा की होगी, हुँ, वैचारिक वैचारिक ज़मीन पर अगर आप स्पष्ट होंगे, तब आप अपने पराये में भेद करेंगे। हुँ, तब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होंगे जो आपके ही तबके का हो। इसीलिए, क्योंकि सामाजिक न्याय तो एक ऐसा मुकम्मल विचार है ना, जहाँ केवल सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, सब है। और चुनाव में कई बार ऐसी बातें भी आती है कि एक ही सीट से एक ही जाति के 4-4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उस समय कैसे होगा? बिल्कुल जाति के भी होते हैं, कई बार जहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहाँ कई पार्टियाँ एक साथ मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, हुँ, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। मैं इस सब का एक ही जवाब मानता हूँ अशोक जी कि अगर आप इस यह समझने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी जाति के लोगों में भी हुँ, आपके विचार के साथ कौन खड़ा है, वह विचार जो आपके जातीय न्याय, सामाजिक न्याय और एक बड़े फ्रेमवर्क में देखें, तो आपके पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए कौन खड़ा है। हुँ, हुँ, यहाँ आप स्पष्ट हो जाएँगे। हुँ, यहाँ आप फिर वो ये नहीं हो जाएगा कि आप कल्पना करिए कि अगर उस वाले सामाजिक न्याय पर जाएँ कि बीजेपी ने भी जो जो बात आपने बहुत दिलचस्प कही। जी। आज क्या ज़रूरत है भाई, आप तो अखिल ब्रह्मांड के हिंदूवादी पार्टी हैं। हुँ, आपको इतना टिकट देने के बाद बताना क्यों पड़ रहा है कि हमने हुँ, इतने दलितों को हुँ, टिकट दिया, देखिए हुँ, पहले चरण में, हुँ, इतने पिछड़ों को दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तो पूरी सरकार कहती रही कि घोटाला ही नहीं हुआ है, और हुँ, आखिर में आकर के मान गई कि घोटाला हुआ था। तो हुँ, करके ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, हुँ, वही शिक्षा घोटाला था, और यहाँ मुख्यमंत्री जेल में क्यों नहीं है? हुँ, तो ये दिखता है, बुलडोजर किसके घर पर चले, जाति हिंसाएँ किसके घर पे हुई, हाथरस के किसके साथ जुड़ा हुआ है। एक एक न्याय जो होता है ना, वो केवल आपके जाति के व्यक्ति को आगे करके अगर आपसे वोट लेगा, तो वो फिर उसी व्यक्ति के हाथों आपके जातिगत हितों का अन्याय भी कराएगा। न्याय भी तो करवा इसलिए सकते मुझे हैं। लगता है कि जी। बिल्कुल, जो रबर स्टैम्प की बात होती है कि हाँ सतीश जी, बीजेपी की हमने बात कर ली, अगर हम सपा और बसपा की बात करें, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं? इस पूरे चुनाव को उनको किस तरीके से लेना चाहिए या ले रही है? देखिए, दोनों एक राजनीतिक दल है और लंबे समय तक बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस किया है। हुँ, सत्ता एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होती रही है। हुँ, तो कि दो एक बहुजन वर्ग से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है, लेकिन हुँ, ये सच है। देखिए एक चीज मैं लक्ष्मण जी की बात में ऐड करूंगा हुँ, कि कभी कभी जो है ना, राष्ट्र और ये वैचारिक लड़ाई, ये भी सच्चाई है, ये सच्चाई तो है, सच्चाई तो यही है। हुँ, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे आप अगर जाकर के देखेंगे तो कभी कभार क्या आइडियल सिचुएशन से जाकर के जो जो दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि जो आइडियल फॉर्म से थोड़ी डिफरेंट होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हुँ, लगभग लगभग 1930 के आसपास हुँ, गांधी जी ने ये कहा, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब के रूप में तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमको हिस्सेदारी चाहिएगी, हुँ, और ये न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई वहां बिल्कुल चरम के ऊपर पहुंच गई थी। तो हुँ, गांधी जी बाकायदा लोगों के पास गए, और वो बाबा साहब के पास भी गए और वो तमाम पिछड़े वर्गों के लोगों के पास भी गए, और हुँ, उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, हुँ, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जाए और हुँ, तमाम वर्गों को हमारा सहयोग करना चाहिए, और जब देश आजाद हो जाएगा तब ये हिस्सेदारी की बात करेंगे। हुँ, और यही बात सवाल लेकर के जब वो बाबा साहब, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनकी ये बात को माना हुँ, कि ठीक है, गांधी जी ने जो कहा है ये सच है, और व्यवहारिक रूप से भी, आदर्श रूप से भी और वैचारिक रूप से भी ये ठीक दिखाई देता है कि पहले देश को आजाद करा ले, हिस्सेदारी की बातें हम बाद में कर लें। हुँ, यही सवाल बाबा साहब के सामने भी आया, हुँ, और बाबा साहब ने के सामने जब गांधी जी इस सवाल को लेकर के गए, तो हुँ, बाबा साहब ने ये कहा कि देखिए,
मैं आपकी जितना सहयोग हो सकता हूं, मैं तमाम अपने वर्गों के लोगों से ये उम्मीद करता हूं और उनसे ये अपील भी करूंगा कि वो भारत की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन एक चीज से मैं आपकी सहमत नहीं हूं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, देखिए ये आरक्षण की जो मांग है, हम ये सत्ता के खिलाफ आंदोलन है। सत्ता में आज अंग्रेज है, सत्ता में आज वो लोग हैं, ये हमारी जो बात है। और उसका असर इतना हुआ कि 1935 में इस देश का दलित कहीं ना कहीं आरक्षण के दायरे में आ गया। और ये भी सच्चाई है कि इस देश के जो ओबीसी वर्ग है उसको ठगा गया और 90 के दशक में जाकर के कहीं ना कहीं वो आरक्षण के दायरे में आया। तो ये भी चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सच है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ साथ पॉलिटिकल जो 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 सिचुएशन है, इसको नहीं भूलना चाहिए। दोनों वर्गों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाज की बेहतरी के लिए सत्ता में चाहे समाजवादी पार्टी आए या बहुजन समाज पार्टी आए, उनके केंद्रीय एजेंडे में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सत्ता, ये सच है कि सत्ता बांटने की चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सत्ता हजारों साल में मिलती है। पहले सत्ता का उपभोग भी करना चाहिए। जो हजारों साल से जो हाशिए में पड़े हुए लोग हैं, इन तमाम दलों के लीडर्स की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सत्ता का सबसे पहले उस कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने में करना चाहिए। मेरा कहना ये है। जी लक्ष्मण जी, आपसे भी वही सवाल है कि क्या चुनौतियां हैं बहुजन समाज पार्टी के सामने और समाजवादी पार्टी के सामने? देखिए, दोनों पार्टियों के होने से फायदा तो उत्तर प्रदेश को हुआ। भले दोनों में आपस में लड़ाई रही, दोनों सियासी तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। तमाम नीति नियम उस पर अभी नहीं जाएंगे कि अतीत में क्या-क्या हुआ। लेकिन इन दोनों के एक पक्ष और विपक्ष में होने का फायदा ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टी वहां कहीं किसी पक्ष में नहीं थी। तो वो एक उत्तर प्रदेश एक अच्छा उत्तर प्रदेश था, मैं ये मानता हूँ। फिलहाल दोनों पार्टियां कमजोर स्थिति में हो गई हैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई गई, दोनों पार्टियों की छवियों को धूमिल किया गया, दोनों पार्टी के अगुआ नेताओं को बहुत अपमानित करते हुए और उनकी छवियों के साथ, उनकी उनकी नीतियों के साथ बहुत गलत सलूक किया गया है। ये दोनों पार्टियां समझती हैं और उनके शायद कार्यकर्ता भी दोनों पार्टियों के समझते हैं। इस समय मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को ये रणनीति बनानी चाहिए कि दोनों का अपना जो जनाधार रहा है, दोनों की अपनी जो राजनीति रही है, उसे और मजबूत करें। मेरी शुभकामनाएं तो इन दोनों पार्टियों के साथ होंगी, क्योंकि असल में एक 19 में गठबंधन हुआ था ना अशोक जी, तो वो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की जरूरत के नाते ये गठबंधन नहीं हुआ था। मेरा आज भी ऐसा मानना है, भले मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एक दूरी सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के बीच में थी, वो मिटी थी, वो दोनों समाज भी थोड़ा करीब आया था। इसलिए आप देखेंगे कि वो गठबंधन टूटा, वो हारा, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि दोनों तबके के बीच एक नौजवानों की पीढ़ी आई है जो अब एक रिश्ता बना रही है, अपने साझे दुख को, साझे लड़ाई को एक साथ हमारे सामने पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी ये दोनों पार्टियां पेश कर सकती हैं। ये दोनों पार्टियां वंचित शोषित तबके का नुमाइंदगी करती हैं। अतीत में जो गलतियां हुई उनसे सीखें, बेहतर काम करें। और मैं अपने साथी के वक्तव्य से सहमत हूं कि अगर आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप न्याय की लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे, आप अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर भी नहीं कर पाएंगे। एक तरफ झूठ का प्रोपेगेंडा है, एक तरफ नफरत खड़ी है, दूसरी तरफ सपा हो या बसपा हो, दोनों मोहब्बत पे खड़ी पार्टियां हैं, वंचित लोगों की सवालों को जुड़ती हैं। आम जनता तक जाएं, अपने बूथ तक जाएं, लोगों को समझाएं कि पहले जो गलती हुई थी इस बार मत दोहराइएगा, शायद कुछ बेहतर विकल्प निकल पाए। जी, कहीं न कहीं केंद्रित हो गई है ये पूरी राजनीति जो है वो ओबीसी जातियों के बीच में। देखिए, तमाम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो तमाम जातियों का एक मोटा-मोटी आकलन किया जा सकता है कि वो कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ पे नहीं जा रही हैं, किसका वोट किसको पड़ेगा। लेकिन ओबीसी की तमाम जातियाँ ये हैं जिसका गठबंधन बार-बार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और उन्हीं के बूते वो पिछले 1 दशक से कई प्रदेशों में और देश की सत्ता पे बनी हुई है। ये सिर्फ उन्हीं जातियों के बूते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा सफल हुई है तो कल्याण सिंह को आगे किया गया है या फिर उमा भारती आगे रही हैं। और पिछली बार जब सरकार बनी तो कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति रखी गई। ये भी माना गया कि स्वयं प्रसाद मौर्य
जो मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य, वो सीएम बनाया जा सकता है, तमाम नाम चर्चा में थे। लेकिन जीतने के बाद बीजेपी ने अचानक योगी आदित्यनाथ को बना दिया, तो जो मुख्य रूप से ओबीसी जातियां हैं, कहीं न कहीं वो निर्धारित करती रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है, क्या भाजपा उनको साध पाने में सफल हो पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा उनको समझा पाने में सफल हो पाए? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही रेफरेंस आपने अपने सवाल में ही ऐड कर दिया है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय ये महसूस कर रही होगी कि गलती उनसे हो गई। वो हिंदुत्व के एक बहुत पोस्टर बॉय को उन्होंने मुख्यमंत्री पद जो दे और दिया, कहीं न कहीं अब वो हिंदुत्व से पछता वो रहे। बच रहे हैं, क्योंकि अगर उनको बढ़ाना होता तो योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ रहे होते। अयोध्या से लड़ते, हाँ। अयोध्या से लड़ रहे होते, बिल्कुल ठीक बात। पता नहीं, ये हो सकता है संतों घर में झगड़ा भारी करके, कबीर साहब ने बहुत पहले लिखा है, हो सकता है घर में झगड़ा चल रहा हो, कहाँ कौन आगे जाए, कौन पीछे जाए, 22 के बाद 24 है, वो सब उनकी चिंता है। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है अशोक जी की इन सब चीज़ों में, मैं फिर से उसको कोट कर रहा हूँ, हिंदूवादी नफ़रत की जो राजनीति थी ना, वह थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो फेल हो रही है या उससे वोट नहीं पड़ेगा। अभी भी दलितों और पिछड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी गाँव में चले जाइए तो हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं। वो अभी दिक्कत है इस समाज में। लेकिन हाँ, एक नैरेशन जो बन रहा है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि आपने बहुत अच्छी बात इसमें जोड़ी कि पहले वो लोग क्या करते थे ना, इन्हीं दलित पिछड़े लोगों के बीच से कल्याण सिंह को तो पिछड़ी जाति के कल्याण सिंह थे। उमा भारती कहाँ से आती है ये सब लोग जानते हैं। उन्हीं को आगे करके अपने एजेंडे पर काम करवाते थे। पूरा मस्जिद तोड़वाना, बाबरी मस्जिद को ध्वंस, कल्याण सिंह अगुवाई में, और कोई हीरो नहीं बने कल्याण सिंह के बाद में क्या हश्र हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। ये काम जो भारतीय जनता पार्टी का थी, इस बार उससे चूक हुई कि एक सवर्ण के हाथ में नेतृत्व दे दिया, खुल के ठाकुरवाद हुआ, खुल के 21 डीएम, 15 एसपी, एसएसपी और कौन-कौन लोग आए, तमाम वंचित शोषित जातियां हैं, उन पे दमन हुआ। इसका असर ये हुआ कि ओबीसी की उन जाति और उनके जाति के लोगों को पहले समझ में आया, फिर नेताओं को भी समझ में आ रहा है, और सब पार्टी छोड़ करके कि उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो उनके साथ आ गए। नरेशन बदल गया अशोक जी, और मुझे लगता है कि यह केवल नेताओं का आना नहीं है। इन्हीं नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो ऐसा भी नहीं होता है कि जो अब वो कह रहे हैं कि केवल नेता आए हैं, वोट उन्हें ही पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जनता भी समझ रही है कि चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले हों, चाहे वो घरों के बुलडोजर चलना हो, जमीन के विवाद हो, थाने में सुनवाई हो, वहां से लेकर के ये जो साढ़ खेत में घूम रहा है ना, ये ओबीसी जातियां सबसे ज्यादा खेती-बाड़ी में काम करती हैं। तो वहां उनका कंधा बने, मौर्य जी कंधा बने, स्टूल मिला। पटेल साहब है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, 10 साल के बच्चे का पैर धुल रहे थे। यही आप करवाना चाहते हैं वहां पर इन दलित पिछड़ों को ले जाकर के। और दलित पिछड़े घरों में भी लोग ये समझने लगे हैं कि ये अन्याय आपके साथ हुआ है। तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि जनता के स्तर पर ये लोग समझेंगे कि आपका इस्तेमाल किया गया हिंदुत्व के लिए, आपका इस्तेमाल किया गया मंदिर और ये सब के लिए। ऐसा अगर होता है तो वापस ये गोलबंदी जो बीजेपी को हराने में शायद कारगर हो जाए। सतीश जी, यही सवाल आपसे भी है। दलित जातियों की हम बात करते हैं, लक्ष्मण जी से हमने ओबीसी जातियों के बारे में पूछा। दलित समाज में भी एक बड़ा तबका है जो फिक्स है कि वो बीएसपी के साथ जाता है, लेकिन इसके भी और कई सबकास्ट हैं जिसको बीजेपी अपने तरफ जोड़ती रही। उनको कैसे ये पार्टियां रोकेंगी अपने साथ, चाहे बसपा हो या फिर सपा हो? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, ये सच है बिल्कुल कि अगर ये दावा किया जा रहा है कि दलितों की कुछ जातियां आज भी अगर बीजेपी के चंगुल में, सर, दावा तो दावा की बात नहीं है। नहीं असल में होता ये है कि नहीं, जब भी किसी एक की समाज के पूर्ण अंदर बहुमत की सरकार बनती है, तो ये माना जी जाता है कि किसी जी अकेले जी समाज के सपोर्ट से कोई आदमी सत्ता में नहीं आ सकता। तो जब किसी की नहीं बहुमत नहीं इतने बनती है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेसिक होता है। जी। जी नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अशोक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, अगर ये समाज के बीच में अगर ये परसेप्शन क्रिएट होता है, एक एक दिन में क्रिएट नहीं होता, ये धीमे धीमे कुछ ना कुछ दलितों की कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका राजनीतिक व्यवहार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ को गया है। वो संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर वो गया है तो ये जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले जो लीडर्स हैं, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हों, चाहे वो बहन जी हों, ये एक सवाल बना रहेगा। और देखिए, 4-4 बार अगर सत्ता में रहने के बावजूद भी तमाम लीडर, अगर आज ये सवाल है तो निश्चित रूप से इसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए
एक बात मैं लक्ष्मण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, राजनीतिक गठबंधन जो बीएसपी और जो समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ, उसको मन मुताबिक सफलता मिली। उसको, उस गठबंधन को कुछ लोगों ने कहा कि गठबंधन फेल है, लेकिन एज ए दलित एक्टिविस्ट मुझे ये जो गठबंधन है उसके बीच में उसके जो परिणाम आए, जो सामाजिक एकता जो पनपी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये बहुत दिनों बाद हुआ है। ये सच है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं चूंकि दलितों की पॉलिटिक्स को ओबीसी रिप्लेस कर रहे थे और ओबीसी की पॉलिटिक्स को दलित रिप्लेस कर रहे थे, तो एक बीच में जो गैप क्रिएट हुआ था, एक जो नई पीढ़ी है, एक जो नए यूथ है, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सामाजिक एकता पनपी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये सामाजिक एकता ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी ने जी 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 सतीश जी, नहीं, एक टिप। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। नहीं, देखिए उसका उदाहरण है ना, जो बीजेपी तमाम व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर, और उसने सरकार चला दी, उसने सत्ता चला दी पूरा का पूरा आस्था के नाम पर, लेकिन जब वो सत्ता जाने वाली होती है, योगी जी का कहीं ना कहीं अगर आस्था के मॉडल पे बीजेपी चुनाव लड़ती, और ये जो सामाजिक न्याय की जो आस लोगों के दिमाग में जागी है, ये लोगों के मन में जागी है, इसके सामने कहीं ना कहीं बीजेपी का आस्था का मॉडल फेल हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जो सामाजिक एकता जो पनपी है, इसके कोई बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं। जैसा मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, और निश्चित रूप से इसके परिणाम कहीं ना कहीं, इसके परिणामों से बीजेपी चिंतित है ना। और सर देखिए, आस्था का मॉडल में अब योगी जी कैसे कहेंगे, उनके बीच में इंटरनल डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन हमको भावनात्मक रूप से ना हो करके राजनीति को राजनीतिक तरीके से लेना चाहिए, आपके बूथ को मजबूत करना चाहिए, तमाम लोगों को मजबूत करना चाहिए। ठीक, सतीश जी एक टिप्पणी और चाहूंगा। हमने तमाम मुद्दों पे बात की, तमाम विषयों पे, मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे क्या हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां जब जाती हैं, भले ऐसे कितने भी कोई किसी को टिकट दे, जब वोट मांगने जाती है तो मुद्दों की राजनीति होती है कि हमने ये किया। तो मुद्दे क्या रह गए हैं दलितों के सामने, दलित मतदाताओं के सामने? क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के लिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? अशोक जी, राजनीति में सामाजिक न्याय के मुद्दे जो है ना, वो राजनीति जब आप सत्ता प्राप्त कर लेंगे, उनके ऊपर चर्चा तब होनी चाहिए। आम तौर पे जब आप राजनीति में जा रहे हैं, तो जो जनमानस के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, लोगों की क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि सवाल उठते हैं ना। नहीं, सुनिए ना, अब देखो कितने लोगों को रोजगार मिला, ये तो सब लोग जानते हैं ना। और जो एजुकेशन घोटाला, देखिए सिर्फ सुनिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं है। तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर आपने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर पूरे देश में 10,000 घोटाला किया है। तमाम वे हॉस्पिटल जो लोग आपके लोग चला रहे थे, जो बीजेपी के लोग चला रहे थे, आगरा में जो जैन साहब का जो हॉस्पिटल बंद हुआ है, जो 5 मिनट में ये चेक करता है, आजकल वो जेल से बाहर है, आजकल जमानत में है वो व्यक्ति। तो मेरा कहना यह है कि जब आपके हाथ में सत्ता है, देखिए जैसे ही अगर सपा की सरकार आएगी तो एक जाति विशेष को लेकर के तमाम बीजेपी टिप्पणी करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो वो जो स्मारक है या उनको घोटालों की बात करती है। आपको आप देखिए कैसे कैसे घोटाले तय होते हैं। ये इन लीडर्स को ध्यान रखना चाहिए। NHRM घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, वो 14 मेडिकल कॉलेज अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ना बनते तो ये कोरोना महाकाल में कैसे कैसे हालात हो जाती। मेरा कहना यह है कि तमाम जो अल्पसंख्यक या जो बहुसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, उनके नेताओं को जो छवि, अगर उनकी छवि के ऊपर चोट आती है या कहीं से भी कोई प्रहार आता है, उनको छवि के ऊपर डेंट नहीं लगने देना चाहिए, उसका खुल के सामना करना चाहिए। और निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए झूठे आरोप लगते हैं, झूठे आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, इसमें कहीं कोई दोहराएंगे। केंद्र की कांग्रेस सरकार के ऊपर यही बीजेपी का एक संगठन था जिन्होंने आरोप लगाए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं हुआ, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। लेकिन विनोद राय कहाँ है? जब कैग के वो चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है, और वो उसके बाद में ऐसा व्यक्ति जाकर के चीज होती है तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट और तमाम चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा कहना ये है सर कि संक्षेप में सतीश जी, हाँ, सत्ता पाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता का उपभोग करना सीखना चाहिए। जी लक्ष्मण जी, मुद्दे क्या है इस समाज के सामने, बहुसंख्यक समाज के सामने? मुद्दे क्या होने चाहिए वोट डालने से पहले?
किस तरीके से पूरे 5 मुझे लग साल को देखना चाहिए? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता देश के उन थोड़े से लोगों में है जिसकी सियासी समझ मजबूत होती है। आम गाँव मोहल्ले चौराहे से लेकर के हर व्यक्ति आपको अमूमन मिलेगा जो राजनीतिक रूप से सजग है। हुँ, वो अच्छे से जानता है कि अगर उसके घर में जो केरोसिन सरसों का तेल था, हुँ, वह महँगा हो गया, 200-300 रुपए तक जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपए हो गया। 1000 रुपए एलपीजी गैस हुई, उज्ज्वला गैस की जो जितने सिलेंडर थे वो दोबारा भरे नहीं जा रहे थे। 5 किलो यूरिया कम हो गई और दाम उतना ही रहा। हुँ, सिंचाई महँगी हो गई, बिजली महँगी हो गई, जो यूरिया समय पर मिलनी चाहिए थी खेती-किसानी में वो नहीं मिले। जो छोटे उद्योग हैं वो बर्बाद हुए। बहुत तेज़ी से पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुई और गाँव-गाँव में जाके देखिए ना, जो राजमिस्त्री हैं या जो मज़दूरी करता वर्ग है, हुँ, उसके लिए कोई स्कीम नहीं हुई। इसीलिए क्या हो रहा है ना, इस समय उस पूरी जनता को जिसके थाली में अन्न नहीं है, चूल्हे पर रोटी नहीं जल रही है, उनके घर नमक, साबुन और मुफ्त में अनाज जिसकी अंतिम समय सीमा मार्च और अप्रैल 2022 है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, पता नहीं ये सारी योजनाएँ आगे चलेंगी कि नहीं, खत्म ही हो जाएँगी। हुँ, उन सब पर बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाकर प्रचार किया जा रहा है। अंत में क्या किया गया, वो जो सबसे कमज़ोर बना दिया गया था ना, वो श्रमिक वर्ग, वो मज़दूर वर्ग, वो किसान वर्ग, वो दलित और पिछड़े लोग हैं। हुँ, हुँ, 99% वो दलित और पिछड़े हैं। तो ई श्रम कार्ड बना करके ₹500 और ₹1000 घर भेजा जा रहा है। हुँ, ये सारा क्या हो रहा है? ये घूस दिया जा रहा है। हुँ, 5 साल में जब आपको मौका मिला था, तो आपने नीतियाँ तो ऐसी नहीं बनाई हुँ, कि जो श्रमजीवी कमेरा हुँ, है, वो तो मेहनत करके कमा लेती। हुँ, पैसा देने की ज़रूरत क्या थी? आपने उन्हें कमाने नहीं दिया। इसका मुझे लगता है असर इस पूरे बृहत्तर परिदृश्य में देखें तो शिक्षा से लेके रोजगार तक, महँगाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, हुँ, कोरोना का जो महामारी थी वो भी लोग भूले नहीं हैं। तो ये सब कुछ जो मुद्दे हैं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी इन्हें समझ रही है। हुँ, इसीलिए अभी अयोध्या झाँकी है, मथुरा काशी बाकी है कहने वाले भूल गए इस समय। वो हुँ, टिकट देकर जातियाँ बता रहे हैं, नहीं, नहीं हम आपके लोगों को मुख्यमंत्री हो सकता है कुछ दिन बाद कह दें कि आपकी मुख्यमंत्री भी आपकी जाति का बना हुँ, देंगे। हुँ, ये वो हुँ, लोग हैं जो हुँ, कई ये बहरूपीय लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जनता इन मुद्दों पर वोट देगी और मुझे लगता है गाँव में लोग इस पर बहस करते हैं हुँ। कि ये हमारे मुद्दे हैं, इस पर वोट देंगे और अगर इस पे वोट पड़ता है, तो ये देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, हम सब की पीढ़ी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। काफ़ी चीज़ें साफ़ हुई और निश्चित तौर पे जो आने वाला चुनाव है, उसमें जो बड़ा एक सवाल बना हुआ है कि भाई आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए या फिर सत्ता चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है और उसके बारे में तमाम वर्गों को सोचना होगा और कितना रोज़गार मिला, क्या महँगाई की स्थिति है, वोट डालने वक़्त ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। आप देखते रहिए दलित दस्तक। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।